जी गाइस, वेलकम टू लर्न फॉर मास्टरी। मैं डॉक्टर पंकज बाला। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं डोमेन्स ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। जी गाइस, कोग्निटिव साइकोलॉजी का हमने मीनिंग, डेफिनेशन, इसमें कैसे कैसे रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं वो हमने पढ़ लिया अच्छे से। आज हम करेंगे डोमेन्स। सबसे पहले समझते हैं डोमेन्स होती क्या है। गाइस, डोमेन्स वो पर्टिकुलर एरियाज हैं जिसमें एक पर्टिकुलर फील्ड जो है वो काम करती है। ठीक है, देख लेते हैं। देयर आर 12 डिफरेंट एरियाज ऑफ रिसर्च फॉर मॉडर्न कोग्निटिव साइकोलॉजी टू फ्रीली ड्रॉ थ्योरीज एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो ऐसे 12 डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें जो है कोग्निटिव साइकोलॉजी काम कर रही है, मीन जिसमें वो थ्योरीज एंड टेक्निक्स जो है वो अपनी डेवलप कर रही हैं। वो एरियाज जो है वो ये पिक्टोरियल फॉर्म में आपको शोन है। जैसे कोग्निटिव न्यूरोसाइंस में काम हो रहा है परसेप्शन पे, थिंकिंग, अटेंशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, इमेजरी, लैंग्वेज, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पैटर्न रिकॉग्निशन, ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी हम वन बाय वन इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कोग्निटिव न्यूरोसाइंस को। तो इसको देख लेते हैं गाइस, क्या है इसमें। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंड कोग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट फॉर्म्ड अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप। अब इससे हमें ये समझ आता है कि दोनों का जो वर्किंग है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, बोथ कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंड कोग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट फॉर्म अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप, मीन्स कि दोनों का जो वर्किंग है आपस में डिपेंडेंट है, बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। वो कैसे हैं वो फर्दर हम डिस्कस करते हैं। जूनियन हैज प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट प्रोवोकेटिव डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ आवर मेंटल कैरेक्टर। ठीक है, ये बोल रहे दोनों की जूनियन से जो काम निकल के आता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप का काम है। और वो काम किस पे है, वो हमारे मेंटल कैरेक्टर पे, मींस वर्किंग ऑफ ब्रेन पे वो सारा काम रहता है, जिसमें बहुत कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और जो कोग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट है वो काम करते हैं। अगर गाइज हम प्रीवियस वीडियो में से आपको याद हो, जब हमने किया था मेथड्स इन कोग्निटिव साइकोलॉजी, तो उसमें एक हमने मेथड किया था, दैट वाज साइको बायोलॉजिकल मेथड। उसमें मैंने बताया था कि कैसे साइकोलॉजी और बायोलॉजी का को आपस में कंबाइन करके ये मेथड बना है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है कोग्निटिव परफॉर्मेंस जो है ब्रेन की वो कैसे रिलेट होती है विद द सेरेब्रल इवेंट्स और सेरेब्रल सिचुएशंस, जहां आप कह लो ब्रेन इवेंट्स और ब्रेन सिचुएशन के साथ कैसे वो कनेक्टेड है। तो उसी टाइप की रिसर्चेस आप देखते हो कोग्निटिव न्यूरोसाइंस में हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ फील्ड्स डिपेंड अपॉन ईच अदर टू एक्सप्लेन देयर फाइंडिंग्स। अगेन वही वाली बात आ गई कि गाइस, जो दोनों फील्ड हैं, जो कोग्निटिव साइकोलॉजी का फील्ड है और कोग्निटिव जो न्यूरोसाइंस का फील्ड है, वो दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं टू एक्सप्लेन देयर फाइंडिंग्स। ठीक है, इसको गाइस एग्जांपल के थ्रू देखें तो ऐसा है, मान लो जैसे कोई भी कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का वर्क चल रहा है, एज्यूम करके चलिए कि ये काम जो वर्क है वो लर्निंग पे चल रहा है। ठीक है, तो लर्निंग पे वर्क चल रहा है, तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में देख लिया कि स्टेप बाय स्टेप जो ब्रेन है वो लर्निंग कैसे करता है। ठीक है, परसेप्शन होती है, परसेप्शन के बाद जो है वो ब्रेन जो है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है ना कहीं जो है वो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। जैसे सेंसरी, हमें कोई कह लो कि स्टिमुलाई मिला, कोई हमें सेंसरी क्लू मिला, वो हमारे ब्रेन ने उसको देखा, तो उस क्लू को, तो वो जो है इनपुट है वो हमारे ब्रेन में गई, तो वो जो जितनी भी इनपुट है वो सारी प्रोसेस हुई, तो फर्दर वो कह लो कि पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई, और फिर वो अच्छे से जब हमने उसको परसीव कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे स्टोर होगी। तो ऐसे हमें क्या वो चीज़ है जो अच्छे से लर्न होगी, ताकि फ्यूचर में, और उसको ऐसे लर्न हुई कि फ्यूचर में उसको हम रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो गाइज ये तो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का काम हो गया कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया लर्निंग का। ठीक है, तो फर्दर अब ये जो लर्निंग है वो ये ब्रेन के कौन से ऐसा पार्ट है जिसमें कह लो कि न्यूरॉन्स की जो है वो हलचल हुई है, जो कौन सा ऐसा पार्ट एक्टिव हुआ है कि जिसने ये लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया है। इस सारे की जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए जो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं उनको डिपेंड होना पड़ेगा कोग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट पे। ठीक है, और ऑन द अदर साइड अगर कोग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो कोई एक ब्रेन को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, किसी भी ह्यूमन ब्रेन को, उसके नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने देखा है कि उस ब्रेन का कोई एक पार्ट, गाइज वी नो वेरी वेल कि जो हमारा ब्रेन है उसकी स्टडी जो होती है वो एज इट इज एज होल ब्रेन नहीं होती, वो मतलब उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेकर स्टडी किया जाता है। ठीक है, मान लो जैसे वन ऑफ इट्स पार्ट इज, जैसे फ्रंटल लोब पे कह लो कोई कोग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट काम कर रहा है। ठीक है, और वो जो
फ्रंटल लोब है ब्रेन का, उसमें वो उनको दिखा कि वो एक नॉर्मल पर्सन से वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब इस वेरिफिकेशन की वजह से उसकी कौन कौन सी कोग्निटिव परफॉर्मेंसेस अफेक्ट हुई हैं, जो कौन कौन सी ऐसी कोग्निटिव परफॉर्मेंस है जो नॉर्मल से बेटर है, वो सारा डिस्कस जो करेगा वो एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट करेगा गाइस। तो इन दिस वे द बोथ आर कनेक्टेड। आई होप आपको समझ आ गया है। इनकेस ना भी आया है तो आप मुझे कमेंट्स में इसके रिगार्डिंग क्वेरी करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो जी गाइस, नेक्स्ट पॉइंट भी इसी चीज को क्लियर कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ईच कोग्निटिव प्रोसेस, जैसे कि हमें पता ही मेंटल प्रोसेसेस, कोग्निटिव प्रोसेसेस जैसे मेमोरी, लर्निंग, परसीविंग इज सपोर्टेड बाय बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, इसीलिए ऊपर हमने बता दिया कि कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और कोग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है गाइस। इन्होंने बता दिया कि जितनी भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस हैं वो किससे सपोर्ट होती हैं। हमें पता है गाइस कि हमारे ब्रेन में एक डिफरेंट टाइप का फ्लूइड है, ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का केमिकल है, और जिसमें न्यूरॉन्स है वो सारे मिलके मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, वो सारे मिलके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस करते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारी जो कोग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो फर्दर काम करती हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। देन लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज परसेप्शन। अब परसेप्शन को समझते हैं। सबसे पहले होती क्या है, द परसेप्शन क्या है, द एबिलिटी टू सी हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस, ठीक है। ये ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम अवेयर होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की। कह लो कि हमारी सेंसेस के थ्रू जो इनपुट ब्रेन में गई उसके रिगार्डिंग हम हमारे अंदर जो भी अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस इन द सेंस जो भी उसको देख के हम अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज आवर परसेप्शन, ठीक है। और इसकी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो होगी, परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। अगेन फिर से आ गया कि जो भी हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसेस के थ्रू जो भी हमारे अंदर कोई क्लू जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। लेकिन ये सब कुछ किसके लिए, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और एनवायरनमेंट, ठीक है। अब गाइस कोई भी चीज हमारे सामने, कोई भी सिचुएशन है, जब कोई भी कुछ हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको देख के हमें जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू उसको हमने देखा, ठीक है, इमेजिन किया, तो जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई, आइडेंटिफिकेशन हुई, इंटरप्रिटेशन हुई, ठीक है, तो वो सब कुछ किस लिए हुआ, ताकि उसको समझ के, उसको कह लो कि उसको अंडरस्टैंड करके, ठीक है, और उसको पहले समझ लें हम, फिर उसको हम अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट भी कर सके। तो यही सारा इसका मीनिंग है डेफिनेशन का, समझो तो, कि जो भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन, जहाँ इन्वायरमेंट या किसी भी तरह का कोई सिचुएशन है, उसको हमने कैसे समझा, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया थ्रू द सेंसरी इंफॉर्मेशन, दैट इज आवर परसेप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परसेप्शन में क्या है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ परसेप्शन वी कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट सेंसरी सिग्नल्स। अगेन द सेम थिंग कि जो भी परसेप्शन के फील्ड में, साइकोलॉजी का ही एक फील्ड आ गया परसेप्शन भी, तो इसमें बता रहे हैं जितनी भी रिसर्च वर्क, जितनी भी स्टडीज हो रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें हम समझ रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, एलैबोरेट कर रहे हैं सेंसरी सिग्नल्स को, कि कैसे हमारे सेंसरी सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं और फर्दर उन पे काम होता है। फर्दर हम देख लेते हैं, फर्दर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन टुवर्ड सेंसरी सिग्नल्स। और इसमें ये चीज़ भी गाइस स्टडी होती है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो किस तरह के सिग्नल्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है और किसके लिए थोड़ा कम है। गाइस इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप समझ लो कि हमें कोई मॉस्किटो बाइट करता है, ठीक है, उसने बाइट किया, हमें एकदम से तो पता नहीं चलता, जब अचानक से हम देखते हैं कि वो काफ़ी देर से हमारी स्किन से जैसे ब्लड सक कर रहा है, तो एकदम से हमें फीलिंग आती है यार यहाँ पे तो मॉस्किटो काट गया, हम उसको उड़ाते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में हमें क्या हुआ, सिग्नल मिला, तो वो सिग्नल थोड़ा सा वीक था, इसलिए हमारे जो ब्रेन ने इतनी जल्दी उसको सेंस नहीं किया। ऑन द अदर साइड आप देखो, अगर हमारा हाथ किसी हॉट चीज़ को कह लो कि टच कर जाए, ठीक है, तो एकदम से ब्रेन सिग्नल करेगा और आपको बोलना भी नहीं, कोई एफर्ट, आपको ऐसे लगेगा आपने कोई एफर्ट ही नहीं किया, एफर्ट के बिना ही आपका हाथ जो है वो
उस चीज से रिपेल होगा, एकदम से वो अलग हो जाएगा वो गर्म जो चीज है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि जो मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं उनकी तरफ जो हमारा ब्रेन है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये भी सारी कह लो कि स्टडी, ये मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू कोशिश की है समझाने की। तो ये भी सारा मतलब इसी में आता है अंडर परसेप्शन। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। अलोंग विद परसेप्शन अदर कॉग्निटिव सिस्टम्स एज पैटर्न रिकॉग्निशन, अटेंशन, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी आर आल्सो इंक्लूड इन दिस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंसरी सिग्नल्स। ठीक है, अब गाइस देखो, जो सेंसरी सिग्नल्स की सारी मतलब अंदर प्रोसेसिंग चल रही है, ये ऐसा तो नहीं है सिर्फ हमने उसको देख के परसीव कर लिया तो काम हो गया। ठीक है, इस सारी प्रोसेस में प्रोसेसिंग जो सेंसरी सिग्नल्स की हो रही है, इस सब में पैटर्न रिकॉग्निशन भी इंक्लूड है, अटेंशन भी हमारी इंक्लूड है, फर्दर कॉन्शियसनेस भी इंक्लूड है और मेमोरी भी इंक्लूड है। तो फर्दर वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे परसेप्शन में इंक्लूड है और साथ में ही इन पे जो है वो कॉग्निटिव रिसर्च फील्ड में कैसे काम हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट आ गया हमारा अंडर डोमेन जो हमने स्टार्ट किया है, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। अब पैटर्न रिकॉग्निशन, ये नाम से हमें क्या चीज मतलब हमारे सामने आ रही है कि किसी पैटर्न को समझना या किसी पैटर्न से किसी चीज को मैच करना। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं गाइस, क्या है। द प्रोसेस ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स मैचिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, फर्दर कैसे रिसीव होगी, थ्रू सेंसेस, विद द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्रेन। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन फिर गाइस क्या हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्लू, जो भी स्टिमुलाई हमारे ब्रेन के अंदर गए थ्रू आवर सेंसेस एज सेंसरी इनपुट, तो उसकी मैचिंग करनी किसके साथ, उस वाले इंफॉर्मेशन के साथ जो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम सबसे सिंपल बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज लर्निंग अल्फाबेट इन ऑर्डर, कि कैसे कोई बच्चा अल्फाबेट्स को ऑर्डर में लर्न करता है। व्हेन चाइल्ड लिसन्स ABC मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, हम बच्चे को जब अल्फाबेट सिखाते हैं तो आजकल तो आपने देखा है यूट्यूब पे कितने सारे ऐसे सॉन्ग्स भी हैं जिनके थ्रू वो इजीली सीखते हैं। तो जब उनको बार बार वही चीज़ ABC अल्फाबेट्स उनके सामने बोले जाते हैं तो फिर बच्चे के दिमाग में वो कैसे बैठता है। देन utilizing pattern recognition, child says C after listening AB in order। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जैसे हम A बोलते हैं बच्चे उसके बाद खुद से ही बोलते हैं B। वो पैटर्न को ही उन्होंने रिकॉग्नाइज करा होता है ब्रेन में कि हाँ, जब भी ए टाइप की मीन्स साउंड आती है तो उसके बाद पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। और जब हम कभी बी बोलते हैं तो वो एकदम से बच्चे आगे बोलेंगे सी। जब हम डी बोलेंगे तो फर्दर वो ऐसे कंटिन्यूटी में बोलेंगे और उनका जो ब्रेन है इस पैटर्न को ऐसे समझता है। फर्दर गाइज रीडिंग का हम देख लें तो रीडिंग भी पैटर्न रिकॉग्निशन पे ही हमारी बेस्ड है। क्या होता है रीडिंग में, द रीडर रिक्वायर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैटर्न फ्रॉम एन मीनिंगलेस सेट ऑफ लाइन्स एंड कर्व्स। इसको ऐसे समझें गाइस, जैसे अभी तो हमारे सामने जैसे इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, स्लाइड पे, तो हम इसको पढ़ के समझ रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह पे चाइनीज लिखी होती, जापानीज लिखी होती तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होती है, वो चीज़ एग्जैक्टली हमारे लिए मीनिंगलेस सेट ऑफ लाइन्स होती है जहाँ कर्व्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ही क्या होता है कि एक रीडर को क्या चाहिए होता है कि जो वो लाइंस या कर्व्स लिखी होती हैं उसको उन वर्ड्स की, उन लेटर्स की जो है वो रीडर को समझ आए। ठीक है, तो वो समझ कैसी आती है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाय ऑर्गेनाइजिंग द स्टिमुलाई, जिसको आप क्लूज, इंफॉर्मेशन कुछ भी बोल सकते हो, जो स्टिमुलाई हमें किसके थ्रू मिला, हमारी आईज के थ्रू, दैट मेकअप लेटर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, जो भी हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन मिली इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। ठीक है, द रीडर असेस मीनिंग फ्रॉम हिज और हर मेमोरी। तो जो मैंने बचपन से आज तक जो लैंग्वेज मैंने एक्वायर करी हुई है, मेरी मेमोरी में स्टोर है सारे वर्ड्स के मीनिंग, सारे लेटर्स, मुझे पता है कौन सा लेटर कौन सी साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो उसके अकॉर्डिंग एकदम से जो हमारा ब्रेन है वो जैसे लेटर से वर्ड बने, वर्ड से सेंटेंस बने, तो उस सेंटेंस का मीनिंग हमारे सामने करके वो बता देता है। ठीक है गाइस, इसको ऐसे समझो, ये प्रोसेस ऐसा है कि हमें वैसे तो हमें पता नहीं चलता कि ब्रेन ये मतलब एट द बैक एंड ये सारा काम कर रहा है, बट एक्चुअली वो कर रहा है, इसीलिए हम इस चीज को समझ पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझो, द एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। यही बात मैं बोल रही थी कि ये सारी जो प्रोसेस है ये विद इन सेकंड होती है, इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि ब्रेन ये सारा कुछ कर रहा है, विच इज रियली अमेजिंग। और गाइस हम जानते हैं कि हम बहुत ही
ब्लिसफुल हैं, बहुत हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए गॉड का कि ये एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है कि हम सारी चीज़ों को ऐसे समझ पाते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं और उसको रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाते हैं। आई होप ये पैटर्न रिकग्निशन डोमेन भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और इसी फील्ड में जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का रिसर्च वर्क चल रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका पॉइंट अटेंशन। अटेंशन को समझ लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन परसेप्शन। अटेंशन क्या होती है, वैसे मीनिंग से समझो कि किसी चीज़ को अटेंशन देना, किसी चीज़ पे, एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। ये मैं आपको नॉर्मल वर्ड में इसका मीनिंग बताया, तो अभी पढ़ लेते हैं हम। अटेंशन इज द एबिलिटी टू एक्टिवली प्रोसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गाइस, इसको समझो कि एक स्पेसिफिक पे, किसी भी पे नहीं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट व्हाइल टर्निंग आउट अदर डिटेल, ठीक है। तो ये हमारी ऐसी मीन्स एबिलिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन पे ही फोकस करते हैं जो हमारे सामने हमें दिखी है। तो ऑन द अदर हैंड जो बाकी है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है गाइस। जैसे समझ लो जैसे छोटे बच्चे की एग्जांपल लेते हैं, बच्चे के सामने ढेरों सारे टॉयज पड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है एकदम से वो सभी को जैसे पकड़ लेगा, ठीक है। बच्चे कई बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब उन्होंने खेलना होता है कुछ, तो ऐसे उनका फोकस किसी एक पे ही रहता है। ऐसे समझ लो इसको, जैसे ब्लॉक गेमिंग है, तो उसमें एक जैसे ब्लॉक पे फोकस करके वो सारा ज्वाइन करके वो सारा जो है वो गेम कंप्लीट होती है, ठीक है। फर्दर हम समझ लेते हैं क्या है ह्यूमन इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्रिएचर्स। जो पता ही है, जो हम ह्यूमन है, हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्रिएचर्स होते हैं, बट हाईली सिलेक्टिव इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब गाइस, अगर हम पूरे वर्ल्ड की इधर उधर सारे जहां की इंफॉर्मेशन अपनी ब्रेन में डालने की कोशिश करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम कि मतलब पागल खाने में पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हम मानते हैं कि जो ह्यूमन है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्रिएचर है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन गैदर करने में बहुत ही सिलेक्टिव है और कितनी अमाउंट उसने करनी है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है ब्रेन में, इस मामले में वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, सिलेक्टिव है कह लो, ठीक है। सॉरी। तो नेक्स्ट जो है पॉइंट वो हमारा आ गया, आर कैपेसिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन सीम्स टू बी लिमिटेड टू 2 लेवल्स, ठीक है। अब फर्दर आ गया कि जो हमारी कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, वो 2 लेवल्स पे होती है, एक सेंसरी और दूसरी है कॉग्निटिव, ठीक है। सेंसरी मीन्स जैसे हम सेंसेस के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो देख के कोई चीज़ हमें समझ आ रही है, ठीक है, कोई चीज़ हमें स्मेल करके टेस्ट करके समझ आ रही है। और दूसरी है कॉग्निटिव, कॉग्निशन के लेवल पे जो हम जैसे कह लो कि एक्विजिशन कर रहे हैं लैंग्वेज की, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कि बैक एंड पे कॉग्निटिव लेवल पे भी, ब्रेन एक्टिविटीज़ के लेवल पे भी हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया, if too many sensory clues are imposed upon us at any given time, we can become overloaded। ये भी गाइस हमें पता है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हम इकट्ठी प्रोसेस करने की कोशिश करें, इसको ऐसे समझो कि आपने मीन्स अभी कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करा है, साथ में ही आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो, साथ में ही आप सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू कर दो, फिलॉसफी, एक टॉपिक सबका, तो वो इकट्ठा सब कुछ प्रोसेस नहीं होएगा, वो खिचड़ी सी पक जाएगी। कि ब्रेन को भी एक बीच में थोड़ा टाइम गैप चाहिए होता है, रेस्ट का टाइम चाहिए होता है, जिसमें वो फिर से अपने आप को रिफ्रेश करता है और हम फर्दर नेक्स्ट कोई लैंग्वेज, न्यू कोई कंसेप्ट एक्वायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका पॉइंट आ गया, वी कैन प्रोसेस लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट एनी गिवन टाइम। यही हमने ऊपर किया है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम प्रोसेस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, और इसी पे बेस्ड आपने देखी होगी कि कंप्यूटर की वर्किंग भी इसी पे बेस्ड जो है वो चलती है। तो यही मान के चलो, आर ब्रेन इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट प्रोमिनेंट कंप्यूटर। बाकी जो भी सुपर कंप्यूटर जितना भी बना वो सब इससे नीचे ही है, हमारा ब्रेन है वही है जो सबसे बड़ा एक कंप्यूटर टाइप है। नेक्स्ट आ गया गाइस इस फील्ड में, नेक्स्ट डोमेन आ गई हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस सिंपल वर्ड में हम देखें तो जब हम मतलब प्रेजेंट में जीते हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसकी मीनिंग देख लेते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड एज द करंट अवेयरनेस, ठीक है। करंट, किसी चीज को करंटली हम उसके लिए कितने अवेयर हैं, वो चीज है
किसकी करंट अवेयरनेस? ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जो भी हम अपने बाहर देख रहे हैं एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, जो हमारे अंदर जो क्या क्या चल रहा है उसी को हम कहते हैं करंट अवेयरनेस। नेक्स्ट हम देख लें गाइस, अकॉर्डिंग टू आइजैक एंड केन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है जो अटेंशन है और कॉन्शियसनेस है ये दोनों क्लोजली जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो आगे फर्दर एक एग्जांपल दिए जिसके थ्रू हमें समझ आएगा ये दोनों जो हैं वो कनेक्टेड कैसे हैं। जैसे कि अटेंशन में हमने क्या पढ़ा था? अटेंशन में पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे हम फोकस करते हैं, जो भी हमारे सामने इन्वायरमेंट या सिचुएशन है, और बाकी सबको हम टर्निंग आउट करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर कह लो कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हाउ दे बोथ आर रिलेटेड। जैसे कि अटेंशन, जब आप कह लो कि आप टीवी देखने बैठे हो, अटेंशन इज चूजिंग अ टीवी चैनल, ठीक है। आपने रिमोट लिया, एक पर्टिकुलर नंबर प्रेस किया क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर चैनल ही लगाना, आपके सामने पूरा रिमोट है और कितने सारे नंबर्स हैं, आप कोई भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन आपने पहले ही आपको अटेंशन अपने उसी तरफ ही फोकस किया कि मैंने यही पर्टिकुलर जो है वो चैनल लगाना है, ठीक है, वो आपका हो गया अटेंशन। एंड देन कॉन्शियसनेस रिजेंबल्स अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, और जब आपके सामने वो जो स्क्रीन आ गई जिसपे वो पिक्चर चल रही है, अब आप उस पे आपकी कॉन्शियसनेस पूरे वहां पे आपकी करंट जो है वो अवेयरनेस है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसे देख के आप कॉन्शियसली जब देखते हो तभी आपको एकदम से क्लिक करता है, यार ये तो मतलब रिपीट टेलीकास्ट है, जहाँ तो ये तो किसी चीज की डबिंग है ना, ऐसा कुछ हमें आता है माइंड में कि ये वाला जो मतलब रियलिटी शो कर रहा है, यार ये तो मतलब फॉरेन में भी पहले बन चुका है, ठीक है। ऐसी चीजें हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस से हमें पता चलती हैं जब एट अ टाइम हम करंट अवेयरनेस वहां भी प्रेजेंट होते हैं जब। देन इसमें कौन सा पॉइंट हम देखते हैं, द बिहेवियरिस्ट, जो बिहेवियरिस्ट है ना गाइस, उन्होंने कॉन्शियसनेस जो टर्म है इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये बोल के कि दिस टर्म इज अनसाइंटिफिक, ठीक है। बिहेवियरिस्ट भी यार फ्रेंड्स एक जो है ये भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, और इनका जो मेन फोकस वो इससे रहता है कि हाउ ह्यूमन बिहेवियर शेप्स विद द कंडीशनिंग, ठीक है, कि इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, कि इन्वायरमेंट हाउ, जैसे कह लो हाउ इन्वायरमेंट शेप द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, जो इन्वायरमेंट का ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने में क्या रोल है वो इस पे फोकस्ड रहते हैं कि ठीक है, कि डिफरेंट जो कंडीशनिंग करके कैसे हमारा डिफरेंट सिचुएशन को फेस करके हमारा बिहेवियर जो बनता है, इस पे ये काम करते हैं। इस फील्ड में जैसे पैवलव, स्किनर, ठीक है, वॉटसन जिनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, ये सारे जो है वो दिग्गज आते हैं। तो उन्होंने इस टर्म को रिजेक्ट किया था ये कह के कि ये अनसाइंटिफिक है, ये अनसाइंटिफिक टर्म है, ठीक है। बट फिर भी इस टर्म ने जो है वो अपना कह लो कि इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है वो छोड़ा नहीं। तो फिर नाउअडेज इस पे क्या हो रहा है, नाउ इट हैज गेन न्यू रिस्पेक्टेबिलिटी एंड इट इज स्टडीड सीरियसली इन मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी। लेकिन अब जो है वो इस पे बड़ा इफेक्टिवली काम हो रहा है, क्योंकि गाइस हमने देखा परसेप्शन में ये बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है, जो परसेप्शन में हमारा कॉन्शियसनेस इंक्लूड है। तो इस वीडियो लंबी हो रही है, बस ये आज लास्ट डोमेन लेते हैं, टोटल 12 है, आज हम 6 कंप्लीट करने की कोशिश कर लेते हैं। लास्ट जो हम देख रहे हैं हमारे पास है मेमोरी। मेमोरी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन परसेप्शन। तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, मेमोरी एंड परसेप्शन वर्क टुगेदर, ठीक है। मेमोरी परसेप्शन, जो मेमोरी और हमारी परसेप्शन है वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं आगे देखते हैं। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस कम्स फ्रॉम आवर परसेप्शन, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हमने अभी की अभी कोई चीज को देखा, वो इनपुट गई अंदर, उस पे परसीविंग हुई तो वो हमें समझ आ गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग पहले भी हमारे अंदर शॉर्ट टर्म, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें कुछ पड़ा हुआ है, इसीलिए वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो पीछे वाला पड़ा दोनों कनेक्ट हुए, तो हमने परसीव किया हाँ ये वो पर्टिकुलर चीज है, ठीक है। तो इसको गाइस समझना हो तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
कोई वेजिटेबल की आप ले लो आपके पास, ठीक है, आप मीन्स की कैरेट की ले लो एग्जांपल, आपके पास गाजर आ गई, ठीक है, तो आप अभी आपको गाजर के रिगार्डिंग आपके ब्रेन में पहले एक कंसेप्ट है, इसका कलर रेड है, इसके ऊपर वाले पार्ट का जो कलर है वो ग्रीन है, ठीक है, ये एक रूट वेजिटेबल है, ठीक है, ये सारा आपकी मेमोरी में पहले स्टोर है, इसीलिए आपने देख के उसको एकदम से परसीव कर लिया, ठीक है। क्या कह लो कोई ऐसी क्रिएचर आ जाए, जैसे डायनासोर के बारे में तो हमने सुना भी हुआ है और है ना, तो पिक्चर्स वगैरह उनकी देखी भी हुई हैं, आप समझ लो कोई अजीब सी क्रिएचर आपके सामने आ गई, तो आपके मतलब ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ पड़ा है, ना ही उसके रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ पड़ा है, तो उसको देख के मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको यही पॉइंट समझ आएगा कि हाँ यार ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये तो कोई एनिमल टाइप कोई डिफरेंट सी क्रिएचर, बस इतना ही समझ आएगा, उसके आगे आप उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं मेमोरी और परसेप्शन है जो ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। परसीविंग तभी होगी इफ यू हैव लिटिल बिट मेमोरी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर, कह लो कि एक्सटर्नल और इंटरनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, इसमें क्या है कि मोस्ट ऑब्वियस जो होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज इज द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, कह लो जो हमारी लॉन्ग टर्म स्टोरेज है वो इज द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है, जो ज्यादातर कहते हैं जो हमारी मोस्ट ऑब्वियस लॉन्ग टर्म स्टोरेज है वो किस तरह की स्टोरेज है, वो है हमारी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है गाइस। कैसे हम बचपन से स्टार्ट होते हैं, एक सिंगल वर्ड हमारे अंदर आता है, ठीक है, जैसे एक छोटे बच्चे को नेटिव लैंग्वेज कैसे आती है, वो ऐसा तो नहीं है वो ग्रामर बुक्स खोल के बैठता है सारे रूल्स पढ़ता है, नहीं, तो बचपन से आज तक वो एक एक वर्ड सीख के, ठीक है, फिर उनको जोड़ के सेंटेंस बोलता है, धीरे धीरे करके बीच में गलत भी बोलता है और ऐसे रेपिटेशन से सीखता है वो, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाती है, फिर हमें बार बार वो वर्ड का मीनिंग नहीं सोचना पड़ता, तो हम उसको कभी भी कहीं भी यूज कर लेते हैं। फर्दर वी ड्रॉ वर्ड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड मोर और लेस यूज देम करेक्टली, ठीक है, जो हम वर्ड जो भी हम जैसे मैं बता ही रही हूँ, जैसे मैं अभी कह लो एग्जांपल के तौर पे अभी आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो भी कहाँ से आ रही है, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो इसी तरह से हम किसी की लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, जहाँ समझ पाते हैं। नेक्स्ट है in a fraction of second we are able to recall information about an event of years before। ये मेमोरी का ही कमाल है गाइस कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें क्या होता है कि जो कितने सालों पहले भी बात हुई होती है वो एकदम से हमें ऐसे रिकॉल होती है, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं क्या है इसमें, सच इन्फॉर्मेशन डज नॉट कम फ्रॉम एन इमीडिएट परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। ये बात हम पहले भी मतलब पीछे भी डिस्कस अभी इसी पॉइंट में डिस्कस की है कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें हम काफी साल पहले जो इवेंट जो कोई ऐसी पर्टिकुलर घटना हमारे साथ हुई है उसको एकदम से याद करते हैं, ये उस पे मतलब बेस्ड नहीं है कि अभी हमने कोई चीज देखी तो हमें वो याद आ गया, वो उस पे बेस्ड नहीं है, वो तभी याद आया क्योंकि इट इज स्टोर्ड अलोंग विद अ वास्ट नंबर ऑफ अदर फैक्ट्स इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो सारा कंसेप्ट इसीलिए हमारे सामने आ गया पुराना, क्योंकि वो पहले जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव है। तो गाइस इस फील्ड में भी जो है कोग्निटिव साइकोलॉजी की थ्योरीज और कह लो कि टेक्निक्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, हाउ टू एनहांस मेमोरी, जहाँ जो जिनको भी कोग्निटिव डेफिशिएंसी है इन द फील्ड ऑफ मेमोरी, तो उन पे भी जैसे वर्क होता है इस फील्ड में। तो गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट हम जो इसके नेक्स्ट 6 हमारे पॉइंट्स रह गए हैं डोमेन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज़ उनको कमेंट करना। तो ठीक है गाइस, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय।